Hello and welcome to UPSC Prelims PYQ series. Today we will discuss another 5 questions of Indian polity, with the help of which you will be able to practice PYQs and develop MCQ aptitude. In addition to this, it will also help you revise your concepts in a thorough manner. Today our first question is, if a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it? A. This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. B. This would create a local self-governing body in that area. C. This would convert that area into a union territory. D. The state having such areas would be declared a special category state. In this context, our correct answer is A. यानी इससे जो जनजातीय लोगों की ज़मीनें हैं वो गैर जनजातीय लोगों को अंतरिम करने पर रोक लगेगी। क्वेश्चन किस बारे में फ्रेम हुआ है? 5th शेड्यूल के बारे में फ्रेम हुआ है, 2022 में हुआ है। अगर आपने पहले के डिस्कशन देखे हैं तो 2014 में और 2019 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट मीन्स इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5th शेड्यूल क्या है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। 5th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है किस चीज़ का? शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। कहाँ पे? कुछ स्टेट्स में अदर देन असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। इन स्टेट्स को छोड़ के बाकी स्टेट्स में जो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनको कंट्रोल करना, उनकी देख रेख करना, ये सब 5th शेड्यूल के अंडर आता है। ये आर्टिकल 244 क्लोज 1 में इसके बारे में बात की गई है। कौन सी वो स्टेट्स हैं जिनमें शेड्यूल्ड एरियाज हैं? वो 10 स्टेट्स हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब बात आती है शेड्यूल्ड एरियाज होते क्या हैं? कोई भी एरिया जो प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर के द्वारा ऐसा एरिया डिक्लेयर किया है कि भाई ये शेड्यूल्ड एरिया है, उसको शेड्यूल्ड एरिया बोलते हैं। प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं कंसल्ट करने के बाद किससे? उस स्टेट के गवर्नर से, राइट। देन कम्स ए शेड्यूल एरिया, उसकी रेंज क्या होगी या उसका एरिया कितना होगा? वो पूरी डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है शेड्यूल्ड एरिया के अंदर में, या कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, या एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस भी हो सकता है। इसकी एग्जैक्ट डिमार्केशन कि भाई उस शेड्यूल्ड एरिया का कितना मतलब बाउंड्री होगी, वो चीज़ किसके बेसिस पे डिटरमाइन की जाएगी? जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका जो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस है और कुछ ऐसे ही अदर फैक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि भाई शेड्यूल्ड एरिया की कितनी बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसी स्टेट्स में जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। वो क्या हैं कि भाई उनको एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ती है, किसको? प्रेसिडेंट को, इस बारे में कि भाई वहाँ वो जो स्टेट है वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज है उनमें प्रशासन ठीक से चल रहा है या नहीं, क्या इश्यू हैं, उन सब के बारे में उसको प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देनी होती है। इन एडिशन टू दिस ही कैन मॉडिफाई ए सेंट्रल और स्टेट लॉ। सेंटर ने कोई भी लॉ बनाया है या स्टेट ने कोई लॉ बनाया है तो वो उसको मॉडिफाई करके वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसके साथ साथ वो खुद भी कुछ रेगुलेशंस बना सकता है वहाँ पे जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनकी पीस और गुड गवर्नमेंट के लिए। इस चीज़ के लिए उसको जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उससे डिस्कस करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट की मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। देन ही कैन मेक सच रेगुलेशंस। रिगार्डिंग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी उनके पास कुछ पावर्स होती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या है? ये प्रेसिडेंट सेटअप करता है इनको। कहाँ पे? जो भी जिन भी स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इन काउंसिल का मेन फंक्शन क्या होता है कि भाई एडवाइज करना इस बारे में जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके वेलफेयर और एडवांसमेंट को कैसे इंश्योर किया जाए, ये सब बातें वो गवर्नर को एडवाइज करते हैं या ऐसे मैटर्स को गवर्नर को रेफर करते हैं।
ऐसी काउंसिल में मैक्सिमम 20 मेंबर होने चाहिए, जिनमें 3/4 होने चाहिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कहाँ पे? उस स्टेट की असेंबली में। देन कम्स गवर्नर की पावर क्या है कि वो डिसाइड करते हैं कि भाई इस काउंसिल में कितने मेंबर होंगे, उनको कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करी जाएंगी, ये काउंसिल्स कैसे फंक्शन करेंगी, ये सब के रूल रेगुलेशन गवर्नर बनाते हैं। देन कम्स पावर ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग शेड्यूल्ड एरियाज। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो 5th शेड्यूल के किसी भी प्रोविज़न को अमेंड कर सकती है, और ऐसा अमेंडमेंट आर्टिकल 368 की कैटेगरी में आएगा। ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं 5th शेड्यूल के बारे में, लेक्चर 26 क्वेश्चन 1 एंड लेक्चर 27 क्वेश्चन नंबर 2। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In essence, what does due process of law mean? A. The principle of natural justice. B. The procedure established by law. C. Fair application of law. D. Equality before law. In this case, correct answer is C, यानी fair applicability of law, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। क्वेश्चन किस बारे में फ्रेम हुआ है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या है? ये एक लीगल प्रिंसिपल है जिसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। इसकी एसेंस यानी इसका मेन मीनिंग या स्वरूप क्या है वो पूछा गया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ये कंसेप्ट्स भी या प्रिंसिपल्स भी क्या हैं, इनमें क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फर्स्ट इज, ये क्या है? ये एक लीगल प्रिंसिपल है। क्यों है ये? इसका क्या मकसद है? इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसके मतलब इंडिविजुअल राइट्स को क्या खतरा है? जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं, अगर वो इंडिविजुअल राइट्स को वायलेट करते हैं तो ये लीगल प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि भाई उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। देन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी एक लीगल प्रिंसिपल है और इसका काम भी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से, नॉट लेजिस्लेटिव एक्शंस। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। गिविंग एन एक्यूज्ड चांस टू प्रेजेंट हिज और हर डिफेंस बिफोर बीइंग सेंटेंस्ड। कोई भी एक्यूज्ड है उसको ये चांस देना कि भाई आप भी अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताएं, जिससे जो डिसीजन लिया जाए वो एक बैलेंस्ड हो, फेयर हो, जस्ट हो। देन अनदर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज आर्टिकल 21, जिसमें साफ साफ लिख रखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका स्कोप क्या है? जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसका स्कोप वाइड है, और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है इसका स्कोप नैरो है। इसका स्कोप वाइड कैसे है ये देखते हैं। क्योंकि ये कोई भी लॉ है या कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, उसकी दो चीज़ों को एनालाइज करता है ये देखने से पहले कि भाई ये एक्शन संवैधानिक है या नहीं। कौन सी वो दो चीज़ें हैं? नंबर 1, सब्सटेंटिव पार्ट को देखता है कि भाई जो भी लॉ बनाया गया है या जो भी डिसीजन लिया गया है वो ठीक प्रोसीजर से लिया गया है, और उसको लेने वाली जो अथॉरिटी है वो ठीक है, या उसको ये पावर थी या नहीं। सेकंड, ये क्या करता है कि ये प्रोसीजरल पार्ट को भी एनालाइज करता है उस एक्ट के या उस लॉ के। प्रोसीजरल पार्ट में क्या आता है कि भाई जो भी लॉ बनाया गया है, ठीक है, अगर वो किसी अथॉरिटी ने जिसके पास पावर थी उसने बनाया है और प्रोसीजर फॉलो किया, ये भी ठीक है, लेकिन क्या वो लॉ रीजनेबल है, क्या वो फेयर है और जस्ट है? इस चीज़ को भी एनालाइज करना इस प्रोसेस के अंदर यानी इस लीगल प्रिंसिपल के अंदर आता है। लेकिन जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो सिर्फ सब्सटेंटिव पार्ट को एनालाइज करता है, यानी कि जो भी लॉ या एक्शन लिया गया है वो ठीक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग लिया गया हो और ठीक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने उसको लिया। इन कंसेप्ट्स की या इन प्रिंसिपल्स की ओरिजिन कहाँ है? जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो यूएसए में ओरिजिनेट हुआ, और
प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। इंडिया में के केस में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, लेकिन जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये आर्टिकल 21 के अंदर में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये क्या है? ये एक सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स हैं। क्यों? इनका काम क्या है? ये इंश्योर करना कि जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो फेयर और जस्ट हो। कैसे इंश्योर करते हैं? कुछ प्रिंसिपल्स या पॉइंट्स हैं इसके अंदर। क्या? नंबर 1, राइट टू बी हर्ड, यानी जो भी एक्यूज्ड है या जो भी अफेक्टेड पार्टी है, अथॉरिटी अगर कोई डिसीजन ले रही है उसके रिगार्डिंग, तो उस पार्टी को ये राइट है कि भाई उसका पक्ष भी सुना जाए। जैसे डिपार्टमेंट में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है किसी के खिलाफ, तो उससे पहले उसको एक चांस दिया जाता है कि भाई आप भी अपनी साइड एक्सप्लेन करें, आप पे ये एक्यूजेशन है, तो आप अपनी साइड भी डिटेल से रिटर्न में या जैसे भी एक्सप्लेन करें उसको। सेकंड है, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। अगर कोई भी पर्सन है उसके खिलाफ कोई एक्यूजेशन है या वो उस केस से में किसी तरह से इन्वॉल्व है, तो वो उसके रिगार्डिंग जज नहीं हो सकते, उसके रिगार्डिंग फैसला लेने की प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकते। थर्ड इसमें पॉइंट ये है कि जो भी डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी है उसको एक बाइज्ड वे में एक्ट नहीं करना है, अनबाइज्ड वे में फैसला लेना है। फोर्थ ये है कि भाई नेचुरल जस्टिस के अलावा भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी हैं, जैसे कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लॉ हैं, अदर प्रोविजंस हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 इंडिया के केस में इस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। अब बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे वो हाई हो या लो है, चाहे वो ऑफिशियल है या नॉन ऑफिशियल है, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, यानी लॉ सुप्रीम है। इस कंसेप्ट की ओरिजिन कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को इंश्योर करता है, उसकी ओरिजिन यूएसए में हुई। ये दोनों कंसेप्ट आर्टिकल 14 में मेंशन्ड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो एक कंपैरेटिव वे में पढ़ना इनको ठीक रहेगा। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये नेगेटिव है नेचर में, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव है नेचर में। मतलब क्या कि जो भी इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंडर में कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, लॉ के सामने सब समान हैं। लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो ये इंश्योर करता है कि भाई इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए अंडर इक्वल सर्कमस्टांसिस, यानी जो भी वीकर सेक्शन है उनको कुछ छूट या उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? A, it determines the objective for the making of necessary laws. B, it enables the creation of political offices and a government. C, it defines and limits the powers of government. D, it secures social justice, social equality and social security. इन दिस केस करेक्ट आंसर इज सी, यानी यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। क्या? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन मकसद क्या है? राइट, इट डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉज। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे प्रियम्बल में ये बात लिख रखी है कि वही स्टेट शुड इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कोई भी लॉ को इन चीज़ों को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है। देन कम्स इट एनेबल्स क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट। ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, पॉलिटिकल ऑफिसेज, गवर्नमेंट। एंड देन इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी। कुछ आइडियाज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मैंशन्ड है, लेकिन जो मेन काम है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है गवर्नमेंट की पावर्स को डिफाइन करना और उनको लिमिट करना, ताकि गवर्नमेंट एक आर्बिट्रेरी मैनर में ना एक्ट करे, लोगों के राइट्स, उनकी लिबर्टीज़ प्रोटेक्टेड रहें।
पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में दूसरी फॉर्म्स में पूछा जा चुका है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी बार ये रिपीट हुए हैं। इसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड लेक्चर 16 क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कशन हो चुका है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। Our next question is, with reference to the scheduled areas in India, consider the following statements. Number 1, within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the President. Number 2, the largest administrative unit forming the scheduled area is the district, and the lowest is the cluster of villages in the block. Number 3, the chief ministers of the concerned states are required to submit annual reports to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the states. How many of the above statements are correct? Only one, only two, all three, none. इन दिस केस करेक्ट आंसर इज बी, यानी दो स्टेटमेंट ठीक हैं, एक गलत है। कौन सी ठीक है ये देखते हैं। क्वेश्चन किस बारे में फ्रेम हुआ? शेड्यूल्ड एरियाज, यानी 5th शेड्यूल पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर इट थोरोली। ऑलरेडी हमने इसी लेक्चर में कवर किया क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट इज, विद इन ए स्टेट नोटिफिकेशन कौन इश्यू करेगा? प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेगा कि कौन सा एरिया शेड्यूल्ड एरिया है। किससे कंसल्ट करके? गवर्नर से कंसल्ट करके। सेकेंड इज, कोई भी लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगी डिस्ट्रिक्ट, और लोएस्ट होगी क्लस्टर ऑफ विलेजेस। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। देन कम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। ये गलत है, क्योंकि गवर्नर सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट, और किसको? होम मिनिस्ट्री को नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट को। इस बारे में ऑलरेडी लेक्चर 26 क्वेश्चन नंबर 1, लेक्चर 27 क्वेश्चन नंबर 2 एंड लेक्चर 29 क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी इनके बारे में डिटेल से बात हो चुकी है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to India, consider the following pairs. Number 1, unauthorized wearing of police or military uniforms. The act under which it is covered, the Official Secrets Act 1923. Number 2, knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties. Indian Evidence Act 1872. Number 3, celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others. The Arms Amendment Act 2019. How many of the above pairs are correctly matched? Only one, only two, all three, none. इस केस में करेक्ट आंसर है बी, यानी सिर्फ 2 पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं और एक नहीं है। कौन सा है ये देखते हैं कि अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर आता है, ये इसमें एक ऑफेंस है। देन नोविंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद पुलिस ऑफिसर, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं है, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ही आता है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड इज सेलिब्रेटरी फायर, ये आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2019 में। उस टाइम ये प्रोविज़न ऐड किया गया था कि कोई भी सेलिब्रेटरी फायर है, जैसे शादियों के टाइम पे या किसी रिलीजियस फंक्शन में, तो उसको प्रोहिबिट करता है। ये एक्ट क्या क्या है इनके बारे में बात करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था 1872 में, जब ब्रिटिश का रूल था। क्यों लाया गया था इसको? इसमें कुछ रूल्स हैं किसके रिगार्डिंग, कि भाई किसी एविडेंस को कैसे एडमिट किया जाए, कहाँ पे? इंडियन कोर्ट्स में। इसको रिप्लेस कर दिया गया है फिलहाल ही भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के द्वारा, जिसमें मेन प्रोविजंस क्या क्या हैं। ये जो बिल है 2023 का,
ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के बारे में भी प्रोविजंस और उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, और इसमें डीएनए एविडेंस के रिगार्डिंग भी प्रोविजंस हैं। इन एडिशन टू दिस, एक्सपर्ट ओपिनियन को एक नई फॉर्म का एविडेंस बना दिया गया है। जैसे मेडिकल ओपिनियन कई केसेस में लिया जाता है, हैंड राइटिंग का एनालिसिस मांगा जाता है, तो उसको एक्सपर्ट ओपिनियन बोलेंगे और वो एक नई तरह का एविडेंस की फॉर्म मानी जाएगी। इसके अलावा ये इंट्रोड्यूस करता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्यूज्ड, कोई भी आरोपी है, उसको इनोसेंट माना जाए जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए। इसके बाद आता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। इसको भी ब्रिटिश के टाइम पे लाया गया था। ये एक सक्सेसर एक्ट था इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1889 और 1904 का। ये मेनली दो चीज़ों से डील करता है, जो भी स्पाइंग, जासूसी या एस्पेनेज से रिलेटेड मामले हैं और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मामले हैं, इनसे ये डील करता है। इसमें जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई, लेकिन गवर्नमेंट मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन 1994 के अकॉर्डिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किस चीज़ को बोला जाएगा उसको फॉलो करती है। आमतौर पर जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसका मतलब ये रहता है कि कोई भी पासवर्ड या ऑफिशियल कोड, कोई भी स्केच है, कोई भी प्लान है, कोई मॉडल है, कोई आर्टिकल है या डॉक्यूमेंट है, उसको शेयर करना किसी के साथ, उसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है वो। तो ये क्या करता है कि ये अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, फोर्जरी, पर्सोनेशन और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को प्रोहिबिट करता है, यानी ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इन एडिशन टू दिस, अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है किसी पुलिस ऑफिसर या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की ड्यूटीज़ में, दैट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। कोई भी गवर्नमेंट साइट है या एरिया है जो रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे एंट्री करना भी प्रोहिबिटेड है। गवर्नमेंट कंप्यूटर्स को बिना मंजूरी के या बिना ऑथराइजेशन के एक्सेस करना भी एक अपराध है। देन कम्स द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये ओरिजिनली ये 1959 में लाया गया था। क्यों? टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन इंडिया। हथियारों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने के लिए 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। कुछ नए अपराध ऐड किए गए। क्या हैं वो? कि भाई टेकिंग ए फायर आर्म फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस, कोई भी सुरक्षा बल है या पुलिस है, उनसे ज़बरदस्ती उनके फायर आर्म को छीनना, ये अपराध है इस एक्ट के अंडर में। और फायर आर्म का सेलिब्रेटरी यूज़ करना, यानी पब्लिक गैदरिंग्स में, शादियों में, रिलीजियस प्लेसेस पे, ये भी एक अपराध की कैटेगरी में लाया गया। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।